नमस्कार, उत्तराखंड की खास खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की उत्तराखंड की खास खबरों की। प्राइवेट हॉस्पिटलों की मनमानी उत्तराखंड में रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। देहरादून के एक जाने माने हॉस्पिटल में आए दिन लापरवाही के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही शायद आपने कहीं देखी होगी। निजी हॉस्पिटल के डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक व्यक्ति की जान चली गई है। दरअसल मरीज को लेकर उसके परिजन हॉस्पिटल पहुंचते हैं और उनको वहां पर एडमिट करवाते हैं, लेकिन किसी कारण से उसके सर में चोट लग जाती है और डॉक्टर उसके परिजनों को बिना बताए ही पट्टी कर देते हैं। गंभीर चोटें आने के कारण उसके सर में खून के धब्बे बन जाते हैं, लेकिन डॉक्टरों ने उसका सीटी स्कैन करवाना जरूरी नहीं समझा। परिजनों के दबाव बनाने के बाद 16 घंटे बाद उसका सीटी स्कैन करवाया गया, जिसके बाद उसे आईसीयू में भर्ती करवाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उसकी मौत हो गई है। उन्होंने प्रशासन से कार्यवाही करने की मांग की है। मामला ये हुआ है, मैं ग्राम महाता गोसगढ़ जिला शामली से आया हूँ। 19 तारीख में हम अपने भाई को लेकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया हूँ। तो डॉक्टर ने बताया इनके मामूली सी कुछ कौन से हॉस्पिटल में भर्ती कराया है जी? कौन से हॉस्पिटल में भर्ती कराया? इसमें इंद्रेश हॉस्पिटल में। फिर क्या हुआ? तो डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने इसे इमरजेंसी में एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद उसका सीटी स्कैन करा और उन्हें बताया इसका माइनर सा क्लोटिंग है और 4-5 दिन में इसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। चलो कहा हमने ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया वो हमारा पेशेंट बाथरूम में गिर गया। बाथरूम में गिर के उसको 19 तारीख में शाम के 6:30 बजे के आसपास उसको इन लोगों ने 6 टाँके लगाए। उसके बाद उसको आईसीयू में भर्ती कर दिया। टाँके लगाने की जानकारी आपको दी कि टाँके लगा रहे हैं? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं थी किसी ने। इन्होंने उसके बाद उसको रेफर कर दिया आईसीयू में। आईसीयू में रहा वो तकरीबन 6:30 बजे से और सुबह के 10 बजे तक। उसकी स्थिति बहुत गंभीर होगी और किसी डॉक्टर ने उसको कोई ट्रीटमेंट इस बीच में नहीं दिया। 10 बजे जब डॉक्टर ने आके देखा उसको कि इसकी स्थिति खराब है, तब उसका सीटी स्कैन किया। सीटी स्कैन की ना तो पहले की रिपोर्ट दी उन्होंने, ना दूसरे की रिपोर्ट दी मंगलवार तक। और ये कहते रहे कि आपके भाई की स्थिति क्रिटिकल है और आज हमारे भाई को मृत घोषित कर दिया। हम डेड बॉडी लेके अपने घर जा रहे हैं। सीटी स्कैन कितनी देर बाद किया गया था इनका? सीटी स्कैन इनका किया गया था 3 बजे भर्ती किया था, 4:30-5 बजे के आसपास कर दिया था। नहीं, चोट लगने के बाद दूसरे वाला इन्होंने किया 16 घंटे बाद। 16 घंटे तक उसके सिर में क्लोटिंग होती रही, ब्लड। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पुत्री और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत ने आरोप लगाया है कि राज्य की बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है। बीजेपी नेताओं ने जो वादे करके जनता से वोट लिया था, उनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए जनता ने अब 2022 में बीजेपी को विदा करने का मन बना लिया है। उन्होंने दावा किया है कि केवल कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जिसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि केवल कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो कहती है वही करती है। उन्होंने ये भी दावा किया कि प्रदेश में अगली सरकार कांग्रेस की ही होगी। क्षेत्र में हम जा रहे हैं, लोग अपने आप स्वतः ही आ रहे हैं। उससे साफ झलक रहा है कि जो जनता है प्रदेश की और खासतौर पे जनपद की, वो भाजपा के कार्यों से, और जो कार्य उन्होंने किया ही नहीं है ग्राउंड में, अगर हम देखें तो 0 वर्क है भाजपा का, जो साबित भी हो चुका है मुख्यमंत्री का कार्यकाल में। तो वो उसको देखते हुए जनता मन बना चुकी है। आज हम अब्दुल रहीमपुर एवं माजरी गाँव का दौरा करके हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो जो लोगों में रुझान है और लोग खुद ही बता रहे हैं और लोग याद कर रहे हैं हरीश रावत जी के कार्यकाल को, कांग्रेस के कार्यकाल को, और तुलना कर रहे हैं वो 4 साल के भाजपा के त्रिवेंद्र सिंह जी के कार्यकाल को। तो वो लोग खुद ही कह रहे हैं कि भाई हम त्रस्त हो चुके हैं ये भाजपा से और बस अब इनसे मुक्ति मिले और दोबारा से जो विकास हमारा कहीं रुक गया था 2017 के बाद, वो दोबारा से शुरू हो सके। और वह हरीश रावत जी के कार्यकाल, उनके विकास कार्यों को, उनके जनहित के कार्यों को याद करते हुए यही कामना कर रहे हैं और बिल्कुल अपनी तरफ से पूरा विश्वास दिला रहे हैं कि पूरा जनमानस कांग्रेस की ओर आज पूरे तरीके से आशावान है। कांग्रेस ने हरिद्वार ग्रामीण के अंचलों में लागू किए गए विकास प्राधिकरण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लक्सर के बसेड़ी गांव में पूर्व प्रधान अजब सिंह के आवास पर आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी और कांग्रेस जिला अध्यक्ष धर्मपाल सिंह ने अल्टीमेटम दिया है कि यदि विकास प्राधिकरण को ग्रामीण क्षेत्रों से नहीं हटाया गया तो वे प्राधिकरण के कार्यालयों को जलाकर राख कर देंगे। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार हरिद्वार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है।
प्रभात जी हमारे चार्जशीट कमेटी के चेयरमैन हैं, उनको ये मामला भेज दिया है। मुझे आशा नहीं उम्मीद है लक्सर की जनता के साथ सरकारी लूट खसोट विकास प्राधिकरण की आड़ में बंद होगी, नहीं तो हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और सड़क पे भी निपटेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कि विकास प्राधिकरण का एक प्रश्न हमारे प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष श्री रस्तोगी ने उठाया है। इस संदर्भ में मुझे ये कहना है कि एक प्रदेश एक आदेश, एक प्रदेश में एक ही रूल होना चाहिए, दो रूल नहीं होने चाहिए। जब प्राधिकरण लागू हुई थी तो पूरे प्रदेश में लागू हुई थी, और जब प्रदेश ने 12 जिलों में तो उसको विड्रा कर लिया और जनपद हरिद्वार में उसको यथावत रखा है, इसका हम विरोध भी करते हैं। और सरकार नहीं मानेगी तो फिर हम कोर्ट का दरवाजा भी लेंगे, और सरकार इस पर भी नहीं मानेगी तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। बहरहाल हम एक प्रदेश में दो कायदे कानून लागू नहीं होने देंगे। ये हमारा उत्तराखंड में 2022 के चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। जहां बड़ी बड़ी पार्टियां अभी से ही तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं अब निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में उतरने लगे हैं। मसूरी विधानसभा से चुनाव में ताल ठोक रहे मनीष गोनियाल ने प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए मसूरी विधानसभा के ज्वलंत मुद्दों को लेकर स्थानीय विधायक पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि गणेश जोशी ने क्षेत्र में आज तक कोई भी विकास का काम नहीं किया है। आज तक खाली मसूरी की जनता को सिर्फ ब्लैकमेल करने का काम ही किया गया है। मनीष गोनियाल ने कहा कि विधायक गणेश जोशी को जनता की याद चुनाव के वक्त ही आती है। उन्होंने कहा कि यदि गणेश जोशी चाहे तो उनसे फेस टू फेस मिलकर क्षेत्र की समस्याओं को लेकर चर्चा कर सकते हैं। मेरे गणेश जोशी जी में जो आरोप है वो सत्य है। जो उन्होंने आज तक खाली रोते हुए और जनता को ब्लैकमेल इमोशनल करते हुए जनता के सामने वोट की अपील करी है। धरातल में जो काम है, धरातल में कुछ भी नहीं है। जैसे अगर हम मुद्दों के लिए जाए, जल की दिक्कत थी, आज तक पानी की दिक्कत पूरे गांव में हमेशा पड़ती आ रही है, जो उनका समस्या कभी समाधान नहीं किया गया। और रोड की समस्या इतनी बदतर है दुर्गम क्षेत्र में, जो हमारे क्षेत्र के क्यारा छमोली गांव है, वहां इतने बदतर हालत है कि वहां स्वास्थ्य विभाग की कमी है। जो उन्होंने अपने ही मुख्यमंत्री पे सवाल खड़े, अपने ही सरकार में सवाल खड़े करे गणेश जोशी जी ने, जो उन्होंने बदहाल बताई, स्वास्थ्य की सेवाओं को बदहाल बताया। और दूसरा, 4 साल से वो सो रखे थे, अब जब इलेक्शन नजदीक है तो वो जागरूक हो रहे, उन्हें लोगों की समस्या याद आ रही है। जैसे कोरोना महाकाल था तो बच्चों को स्कूल में इतनी दिक्कत, फोन तो थे बच्चों के पास पर वहां टावर तक नहीं है उस गांव में बच्चों को इतना बुरा हाल था कि उनको पढ़ना लिखना बुरा हाल हो रखा था उनका। और समस्या ऐसे गांव में हमारे क्षेत्र में जहां आज तक रोड की समस्या, टावर नहीं है, बिजली के पोल नहीं है, तो कभी गणेश जोशी जी ने वहां जाकर झांका नहीं। अब वो पिछली बार जब वो जेल में बंद हुए थे घोड़े के उसमें, तो जेल से मग्गा लाकर वो लोगों को मग्गा दिखा रहे हैं। या तो प्रशासन गलत हो रखा है कि जैसे वो मग्गा दिखा रहे हैं, मग्गा कहां से लाए वो जेल से चोरी कर जो मग्गा दिखाकर लोगों को ब्लैकमेल इमोशनल कर रहे हैं। तो ये क्षेत्र में अब जनता जागरूक हो चुकी है, जनता समझदार हो चुकी है, जनता को पता लग गया है। क्षेत्र का विधायक खाली रोते हुए और बोलता है कि मैं भूतपूर्व सैनिक, मैंने भूतपूर्व सैनिक देखी, मैंने गरीबी देखी, मैंने, तो फौज छोड़कर क्यों आए। चलिए रुक करते हैं बाकी खबरों की ओर। उत्तराखंड में अपना वजूद खो चुकी यूकेडी अब एक बार फिर जमीन तलाशने में जुट गई है। यूकेडी ने विस्तार करते हुए वीरेंद्र सिंह को खेल प्रकोष्ठ का केंद्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। इस मौके पर वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि वह यूकेडी के उच्च नेताओं का धन्यवाद करते हैं और उन्हें आज नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है और वह विश्वास दिलाते हैं कि इस जिम्मेदारी पर खरा उतरेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में खेल विभाग और सरकारी खिलाड़ियों के लिए कुछ भी नहीं है और उसके लिए यूकेडी आगे आकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिलाने का कार्य उत्तराखंड में करेगी। सर्वप्रथम उत्तराखंड कार्यदल के सभी समस्त पदाधिकारियों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने आज हमें केंद्रीय अध्यक्ष खेल प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी दी गई है और खेलों के किस तरह से उत्थान किया जाए, किस तरह से विकास किया जाए, उसके लिए हम विगत 20 वर्षों से काम कर रहे हैं। सरकार ने सड़क निर्माण के लिए बजट जारी कर दिया है, तो रामनगर ढंडा के ग्रामीणों को 500 मीटर खस्ता हालत वाली सड़क के निर्माण की आस जग गई है। लेकिन 2 सरकारी विभागों की लड़ाई एक बार फिर ग्रामीणों के लिए सरदर्द बन गई है।
थानों रामनगर डंडा लिंक मोटर मार्ग पिछले लंबे समय से बदहाल है। ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को धन का आवंटन कर इस सड़क का निर्माण करने का निर्देश दिए थे। लोक निर्माण विभाग सड़क का निर्माण करने की तैयारी में था, लेकिन 500 मीटर सड़क में से 300 मीटर सड़क का हिस्सा जंगलात में होने के कारण थानों वन क्षेत्र के अधिकारियों ने सड़क का निर्माण कार्य रुकवा दिया, जिससे ग्रामीणों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। आंदोलन करना पड़ रहा है आपको? हमें इसलिए आंदोलन करना पड़ रहा है कि सड़क की हालत बहुत खराब है। यहाँ पैदल भी इंसान चल नहीं पाता और पैदल चलने में भी दिक्कत है, लेकिन जंगलात का जो रोड है वो रोड अड़क रहा है कि हाँ हम यहाँ से पीडब्ल्यूडी के लिए सड़क ये दे रहे हैं। हमने उधर वाली जो सड़क है रामनगर डांडा, वहाँ पे भी हमने ये मतलब बात की थी, तो वहाँ पे भी यही हुआ था कि वहाँ से दुबाटी से लेके वहाँ तक कैसे बनेगी, वहाँ पे तो जंगलात वालों का है, तो इसलिए ये सड़क हो नहीं पा रही है और वो ग्रामीण लोग बहुत परेशान हैं। इसमें पैदल भी नहीं चल पाते, वो पैदल जाने में भी दिक्कत हो रही है। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन मसूरी की वार्षिक आम सभा राधाकृष्ण मंदिर सभागार में आयोजित की गई, जिसमें कार्यकारिणी के वर्ष भर की उपलब्धियों और व्यापारियों के हितों के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र के लिए किए गए कार्यों की जानकारी सदन को दी गई। वहीं आगामी 2 वर्ष के लिए चुनाव की तिथि की भी घोषणा कर दी गई है। इस मौके पर नवनिर्मित व्यापार संघ अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने सभी व्यापारियों का स्वागत करते हुए कहा है कि आज एक आम सभा की बैठक बुलाई गई थी और आज 2 साल का कार्यकाल भी पूरा हुआ है, साथ ही चुनाव की घोषणा भी की गई है। उन्होंने कहा कि 24 मार्च 2021 को अगला चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि इस बैठक में व्यापारियों की समस्याओं को सुना गया और व्यापारियों की समस्याओं के निदान करने की भी बात की गई है। साल के लिए नई कार्यकारिणी के गठन की घोषणा आज यहाँ कर दी गई है। विगत सालों की तरह ये भी सुचारू रूप से चुनाव कराए जाएंगे यदि चुनाव की आवश्यकता हुई। 24 तारीख मार्च सन 21 को चुनाव होने हैं यदि आवश्यकता हुई तो। आज एक आम सभा की बैठक थी। साल में एक बार आम सभा की बैठक हम बुलाते हैं और आज क्योंकि 2 साल कार्य भी पूरा हुआ है, आगामी चुनाव की तिथि की घोषणा भी हो गई है। 24 मार्च 2021 को अगला चुनाव है। इसी बारे में व्यापारियों की बीच एक बैठक हुई, जिसमें व्यापारियों की समस्या को सुना गया, व्यापारियों की समस्याओं को निदान करने की बात करी गई और मसूरी में मुख्य रूप से पटरी व्यवसाय और फूड वैन को बढ़ते हुए व्यापारी हित में कार्य करने की बात आज मुख्य रूप से हुई। राजधानी देहरादून के थाना सहसपुर पुलिस क्षेत्र में पुलिस ने भारी मात्रा में स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि तस्कर स्मैक को देहरादून के अलग अलग क्षेत्रों में बेचने की फिराक में था। पकड़ी गई स्मैक की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। एसएसपी देहरादून ने जानकारी देते हुए कहा कि आरोपी बरेली का रहने वाला है और बीते 1 साल से नशे का कारोबार कर रहा है। सहसपुर पुलिस ने कल एक ड्रग्स के खिलाफ जो अभियान चल रहा है पूरे प्रदेश में और जनपद में, इसमें एक बड़ी सफलता हासिल की है। जबकि इन्होंने एक शराफत नाम के व्यक्ति को, जो मूल रूप से बरेली जनपद का रहने वाला है, इसको 356 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा है। ये बेसिकली इस चीज़ का एक सप्लायर है, जो कि फिर आगे सप्लाई करके लोगों को, छोटे छोटे जो सप्लायर्स होते हैं उनके थ्रू इसको बेचता है। ये जो स्मैक है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है और जो यूरोपियन मार्केट्स हैं, इसमें इसकी कीमत 1 करोड़ से ऊपर के होगी लगभग। और ये एक बड़ी सफलता सहसपुर पुलिस को मिली है, जिसके लिए उनको 2500 रुपये का इनाम भी दिया गया है। जीएसटी के सरलीकरण और विसंगतियों को दूर करने को लेकर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने पूरे उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। प्रांतीय संगठन के सभी 375 इकाइयों ने जहां हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन किया, तो वहीं जीएसटी के सरलीकरण को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्यापारियों की समस्या को समाधान की मांग की है। व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा का कहना है कि जीएसटी प्रावधानों में बहुत सारी विसंगतियां सामने आ रही हैं, जिससे व्यापारियों को काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पूरे देश का हमारा लगभग 7 करोड़ 7.5 करोड़ व्यापारी जो है
वो जीएसटी के जो नए प्रावधान आए हैं उनको लेकर त्रस्त है, उनसे परेशान है। हमारा मानना है कि जो जीएसटी का फॉर्मेट हमें दिया गया था, जीएसटी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस रूप में एक राष्ट्र एक कर की जो व्यवस्था दे रखी थी उसका हमने स्वागत किया और पुरजोर स्वागत किया। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में उस जीएसटी काउंसिल ने 950 से ज़्यादा बार संशोधन करके आज ये हालत कर दी है कि हमारा व्यापारी टैक्स भरने के काबिल खुद नहीं रह गया है। उसको टैक्स एडवाइजरों की ज़रूरत पड़ रही है, उसे अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ रही है, उसको हमारे जो सीए हैं उनकी ज़रूरत पड़ रही है और उन लोगों को देने के लिए उसको एक्स्ट्रा कमाना पड़ता है, उसको एक्स्ट्रा देने के लिए उनको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। तो कहने का मतलब है इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्यों दी जा रही हैं? जो हमारा मानना है टैक्स आप लीजिए, टैक्स देने को व्यापारी तैयार है, लेकिन व्यापारी का उत्पीड़न करके टैक्स मत लीजिए। उसके लिए हम किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके लिए हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे। ये बात सरकार को हम चेतावनी देते हैं कि किसी प्रकार के भी ऐसा उत्पीड़न का अगर मुद्दा उठेगा, आज हम उनको चेतावनी देने के लिए ही हमने ये धरना प्रदर्शन किया हुआ है। हम बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में हम बंद भी कर सकते हैं और अनिश्चितकालीन बंद भी कर सकते हैं। इस समय हमारे पूरे प्रदेश में 375 इकाइयाँ सब जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, जिला मुख्यालय में हो रहे हैं, नगरों में हो रहे हैं, कस्बों में हो रहे हैं और वहाँ से प्रतिबंध भेजे जा रहे हैं माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को कि इस टैक्स का सरलीकरण स्वरूप दिया जाए। देश का अन्नदाता आज सड़कों पर आंदोलन कर रहा है और कुछ अन्नदाता खेतों में खड़ी फसल को देखकर जो कभी खुश हुआ करता था, आज उसे देखकर चिंता में डूबा है। देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आखिर अन्नदाता ऐसे कदम उठाने को मजबूर हो गया है जो अपने खेत की खड़ी फसल को बर्बाद करने में भी नहीं चूक रहा है। मामला काशीपुर का है, जहां किसान आज अपने खेतों की फसल को खुद से ही बर्बाद करने को मजबूर हो गया। कुछ स्थानीय लोगों के समझाने पर फिलहाल आक्रोशित किसान रुक तो गया, लेकिन लगातार किसानों का फूटता गुस्सा देश के हालात के लिए कुछ शुभ संकेत नहीं है। देखिए, देश का तानाशाह प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहा है कि वो किसान नहीं है, वहाँ पे आतंकवादी बैठे हुए हैं धरनों पे, गाजीपुर या दूसरी जगह, और वहाँ पर खालिस्तानी बैठे हुए हैं। हमने उनको ये बताना चाहा कि वहाँ पे किसान बैठे हुए हैं, मेरे जैसे किसान, और बार बार कहा जा रहा है कि लोगों को बरगलाया जा रहा है। मैं भी एक किसान हूँ, वो मेरे से बात करे प्रधानमंत्री तो मैं उसकी हर चीज़ का जवाब दूंगा वो, और मुझे एक भी फायदा किसानों के लिए उस बिल में हो तो मुझे समझा दे तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा। और हम लोगों को परजीवी कह रहा हूँ, परजीवी जिन लोगों के टुकड़ों पे पड़ रहा है प्रधानमंत्री, उनको परजीवी बता रहा है। पूरे देश में 60% किसान हैं और 90% लोगों को रोजगार देते हैं और 100% देश के लोगों को रोटी देते हैं। उन लोगों को परजीवी कहा जाना बहुत गलत बात है। मुझे किसी किसान ने फोन करा था कि वो सरदार अवतार सिंह जी अपनी गेहूं की फसल जोत रहे हैं। हमें बड़ा दुख हुआ। अनाज जोतना जो है ये भी अच्छा कर्म नहीं है। हमने इनको समझाया बुझाया, बड़े निहोरे करे, हमें इनके बहुत आभारी हैं कि ये मान के बात को गेहूं जोतना बंद कर दिया। आज की उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।